सब विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि जो कृतिका भाग 2 का हमारा अध्याय था, साना साना हाथ जोड़ी, तो उसका आधा भाग हमने पढ़ लिया था। तो शेष भाग जो है वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्रारंभ करते हैं। वे लोग इस समय 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। वे लोग यानी कि लेखिका और उसका जो ड्राइवर था जितेन नारगे। एक भारतीय युवक का मानना था कि यहाँ प्रदूषण के कारण स्नोफॉल नहीं होता। उसने बताया कटाव नामक स्थान पर बर्फ़ देखने को मिल सकती है। कटाव को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्थान नहीं बनाया गया था, इसलिए वह अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। लायुंग से कटाव का सफ़र केवल 2 घंटे का था। अब रास्ता और भी खतरनाक था। सब लोग खामोश बैठे हुए थे। जितेन अंदाज से गाड़ी चला रहा था। वहाँ के सारे वातावरण में बादल छाए हुए थे। जरा सी असावधानी से कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। थोड़ी दूर चलने पर मौसम साफ हो गया। मणि स्विट्जरलैंड देख चुकी थी, इसलिए उसने एकाएक कहा, यह स्थान तो स्विट्जरलैंड से भी अधिक सुंदर है। कटाव दिखने लगा था। चारों ओर बर्फ रूबी चांदी की चादर फैली हुई थी। कटाव पहुंचते ही थोड़ी थोड़ी बर्फ पड़ने लगी थी। बर्फ को देखकर सभी के हृदय खिल गए थे। सभी यात्री वहां की बर्फ के फोटो खींच रहे थे। लेखिका बर्फ में जाना चाहती थी, किंतु उनके पास बर्फ में पहनने वाले जूते नहीं थे। लेखिका फोटो खींचने की अपेक्षा वहाँ के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। उन्हें लग रहा था कि यहाँ के वातावरण ने ही ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। ऐसे अनुपम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी कुछ समय के लिए आध्यात्मिक हो जाएगा। मणि के मन में भी आध्यात्मिकता का भाव जागने लगा था। लेखिका सोचती है कि ये हिम शिखर ही पूरे एशिया को पानी देते हैं। प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी एकत्रित करती है और गर्मियों में ये बर्फ़ की शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर हमारी प्यास को शांत करती हैं। प्रकृति की जल संचय की यह विधि भी अद्भुत है। हम इन हिम शिखरों और नदियों के ऋणी हैं। हिम शिखर होते हैं बर्फ़ के पहाड़। लेखिका और उसके सहयोगी यात्री कुछ आगे बढ़ते हैं तो वहाँ उन्हें फौजी छावनियाँ दिखाई देती हैं। वहाँ से कुछ ही दूरी पर चीन की सीमा है। फौजी जवान कड़कती ठंड में अपने आप को कष्ट देकर हमारी सुरक्षा करते हैं। लेखिका फौजियों को देखकर कुछ उदास हो जाती है। जहाँ वैशाख के महीने में भी इतनी अधिक ठंड है। वैशाख का महीना होता है जो अप्रैल का माह होता है। तो वे लोग पौष माह की ठंड में किस तरह रहते होंगे। पौष माह होते हैं दिसंबर और जनवरी। वहाँ जाने का रास्ता भी मुसीबतों से भरा हुआ है। वास्तव में फौजी अपना सुख त्याग कर हमारे लिए शांतिपूर्वक कल का निर्माण करते हैं। वे लोग वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों को अपनी आत्मा में संजोकर लौट पड़े थे। युमथांग की संपूर्ण घाटी फूलों से भरी हुई थी। जितेन नारगे ने बताया कि यहाँ के लोग बंदर का मांस भी खाते हैं। बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता। उसकी बातों पर लेखिका के अतिरिक्त किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने पठारी इलाकों की भयानक गरीबी देखी थी। लोगों को सुअर का दूध पीते देखा था। युमथांग पहुंचकर लोगों को सब कुछ फीका फीका लग रहा था। वहाँ के लोग अपने आप को भारतीय कहलवाने में गर्व अनुभव करते हैं। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का ही एक हिस्सा बन गया है। ऐसा होने से वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान हुई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटे की तरह पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है। लौटते समय जितेन नारगे ने और भी बहुत सी जानकारियां उन्हें दी थी। मार्ग में उन्हें एक ऐसा स्थान दिखाया जहां पूरे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में देवी देवताओं का निवास है। जो वहां गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा, ऐसा विश्वास किया जाता है। उसने यह भी बताया कि वे पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते, वे गंतोक बोलते हैं। गंतोक का अर्थ है पहाड़। सिक्किम में अधिकतर क्षेत्रों को टूरिस्ट स्पॉट बनाने का श्रेय भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता को जाता है। लेखिका को इस यात्रा के पश्चात लगा कि मनुष्य की कभी न समाप्त होने वाली खोज का नाम ही सौंदर्य है। तो ये हमारा अध्याय था जो आज संपूर्ण हुआ। तो सभी विद्यार्थी इसको एक बार अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।